एक तो सबसे पहले बात बता दो, एक तो ये जो पढ़ा रहा हूँ साथ में ना, एक आरसीएम की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है अप्रैल में, अप्रैल 2023 में। ठीक है, उसको भी देख लेना। सर ठीक। मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखती हूँ, जो पुरानी डाली हुई है ना आपने हाँ हाँ टीकेसी एकेडमी में। हाँ हाँ, वो लेकिन देखना। उतना जल्दी से समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, वहां देखो, क्योंकि देखो जो सेक्शन पढ़ा रहा हूँ सारे सेक्शन अपलोडेड है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ जी कल सर। ये वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा, तो वहां से पढ़ के आना तो ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हाँ जीएसटी तब आप को, समझाते तभी आता है समझ क्योंकि में। जीएसटी देखो, जीएसटी आप लोगों के लिए नया है, आप लोगों को क्या, बहुत लोग परेशान रहते हैं इसके अंदर में, तो इजी नहीं है, बट जितना इजी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी से इजी तरीके से पढ़ाने का, हिंदी में समझाना, जी अपने सर। लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना, सो दैट समझ में। नेक्स्ट आता है, देखो ये जी सर। सेक्शन 9(3) की आपकी नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आता है, ये देखो ये इतनी बार चेंजेस हुए। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, परेशान होना नहीं, यहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, जीटीए की सर्विस। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये पहला पहला कॉलम किस चीज का है, सर्विस का नाम है। पहला क्या है, कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा कॉलम क्या है, सप्लायर कौन है और रिसीपिएंट कौन है। तीनों कंडीशन सप्लाई होगी तो ही आरसी लगने वाला, ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी who has not paid central tax at the rate 60% in respect of transportation of goods by road to any factory, any society, any cooperative society, any person, any body corporate, any partnership firm, any casual taxable person, and provided that nothing content। सबसे पहले इसको शॉर्ट में पहले समझाओ फिर पढ़ लेंगे। देखो ये क्या कहता है, जो गवर्नमेंट, जो जीटीए वाली सर्विस है ना, जीटीए वाली सर्विस किसको दे रहे हैं, इन लोगों को दे रहे हैं। किस किसको, फैक्ट्री को। रिसिपेंट कौन है, फैक्ट्री। नेक्स्ट कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एनी पर्सन रजिस्टर अंडर द सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी। एनी पर्सन मतलब टैक्सेबल पर्सन हो गया। ठीक है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब इन्होंने सबको ले लिया। ठीक है, ये क्या है कि अगर किसी जीटीए वाले, जीटीए की मीनिंग पता है, मैंने बताया जीटीए की जो सबसे बढ़िया मीनिंग बताता हूँ, जब तक धर्म काटा पर्ची नहीं लेगा तब तक जीटीए नहीं। धर्म काटा पर्ची समझते हो क्या होता है, धर्म काटा पर्ची होता है जब हम ट्रक में सामान लोड करते हैं तो उसमें वो किया जाता है, टोटल किया जाता है, तो तौला जाता है, वेट किया। नॉर्मल जो टम्पो वाले होते हैं सबको नहीं मानते हम कि ये हमारा आरसी में फॉल करेगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, टम्पो वाले में आरसी पे कर देते हैं, हम पंद्रह नहीं बचाते। ठीक है, कल को क्या होता है कि ऑफिसर को, ऑफिसर इन चीज को भी मान लेते हैं कि नहीं ये तो हमारा आरसी में फॉलो होगा, हम उनको प्रूफ करते रहो, तो बेटर क्या होता है, बेटर क्या है कि अपना उस पर, क्योंकि आरसी का इंटरेस्ट हमें इनपुट तो मिल ही जाता है ना, पे कर ले लो। तो अगर कोई भी जीटीए सर्विस अगर इनमें से किसी को दे रहा हो सर्विसेज, किसको दे रहा हो, रजिस्टर्ड फैक्ट्री को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एनी टैक्सेबल पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, तो क्या लग जाएगा, आरसी मिल जाएगा। कौन पे करेगा, रिसीवेंट पे करेगा। पहला सर्विस क्लियर है। सेकंड का, सेकंड पे आ जाओ। अच्छा एक सेकंड, पहले वाले में एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा। इन्होंने बोला 6%, अगर वो तुमसे 12% चार्ज कर रहा है फिर आरसी में फॉल नहीं होगा। यहाँ पे देखो खुद लिखा है ऊपर पहली लाइन में लिखा है 6% होगा। हु हैज नॉट पेड सेंट्रल टैक्स 6%, मतलब अगर कोई जीटीए वाला बंदा आपसे 12% का इनवॉइस चार्ज करके दे दे रहा है तो फिर उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन जीटीए वाले 5% की भी बिलिंग करते हैं, क्या उसका परसेंट में आरसीएम लगेगा, यस लगेगा। जो जीटीए ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं उनके पास राइट होता है, वो दो तरीके से सर्विस सप्लाई करते हैं। जो अगर मान के चलो कोई जीटीए वाला है, माँ जगदम्बा मान लेते हैं, चलो माँ जगदम्बा ट्रांसपोर्ट नाम यही होता है ना, इनके पास ना अगर ये मान लो 40-50 लाख का सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके पास दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कि ये अपना सेल करेंगे, मतलब सर्विसेज देंगे, तो उस पर 50 लाख पे 12% चार्ज करेंगे, कितना हो गया, 12×5 = 60, 56 लाख, 6 लाख कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देंगे। लेकिन इनके क्या बदले में पीछे अगर आईटीसी हुआ, मान लो रेंट का अगर आईटीसी है, या कुछ गाड़ी वाली परचेज करने का आईटीसी है, या सीए वाला
आईटीसी है प्रोफेशनल का, तो उनका आईटीसी मिल जाएगा और वो 6 लाख में माइनस करके पे कर देंगे गवर्नमेंट। इनके पास दूसरा राइट होता है कि 50 लाख में 5% पे करना, बट उस केस में जो बैंक में जो भी आईटीसी होगा वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन वाले दो तरीके से बिलिंग करते हैं, 12% वाला भी और 5% वाला। तो अगर 5% वाला बिलिंग उसने किया है देन दिस इज, इस केस में आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। डन है, आगे चले, क्लियर है। अगर कोई आरसीएम मान लंबा ट्रांसपोर्ट वाला 5% का बिल चार्ज करता है, 0% चार्ज करता है, उस केस में आपको आरसीएम पे करना है। अगर वो 12% चार्ज करता है तो उस केस में आपको जीएसटी पे, आरसीएम में जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, आप 12% इनपुट ले लोगे। आगे चले, चलो जी, नेक्स्ट आता है कौन है सप्लायर। एंड अच्छा, इसमें सर्विस कौन से काउंट होता है, देखो एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सिंगल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ, यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लीगल सर्विसेज। अगर एडवोकेट कोई आईटी फाइल करने की सर्विस दे रहा है तो उसको जीएसटी लगेगा। एडवोकेट कोई पीएफ कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, आरसी में लगेगा। लेकिन हाँ, अगर वो कोई लीगल सर्विस दे रहा है, लीगल सर्विस मीन्स कोर्ट में आपके यहाँ पे अपीयर हुआ है, ट्राइब्यूनल में आपके यहाँ पे अपीयर हुआ है, तो उस केस में क्या लग, देखो यहाँ पे साफ साफ में मेंशन किया लीगल सर्विस। लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंट in any branch of law in any manner and includes representation services before any court, tribunal and authority। ठीक है, तो ये किसको दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फॉर्म्स, मतलब एक एडवोकेट दे या एक सीनियर एडवोकेट दे या उनकी फॉर्म्स मिल करके दे, किसको दिया जा रहा है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इन्होंने शायद हटा दिया क्या या नीचे दिया है, ये ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे शायद इन्होंने अपडेट नहीं किया, आई थिंक, पता नहीं गलत है क्या है। अगर ये 20 लाख से ऊपर है तभी लगेगा, किसका, सर्विस, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर 20 लाख से ऊपर है तो मतलब कि मान लो कि 5 लाख का बंदा सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ठीक है, ओके, सॉरी, इसने बिजनेस एंटिटी का तो नाम लिया है, बिजनेस एंटिटी मतलब वो ये हो गया ना जिसका 20 लाख से ऊपर है। आप पुराने वाले देखो साफ साफ लिखा है उसके ऊपर कि 20 लाख से ऊपर टैक्सेबल टर्नओवर कराओ तो ही लगेगा, दिखा रहे हैं? ठीक है, मान लो कोई रजिस्टर बनता है रिसिपिएंट, उसका टर्नओवर 20 लाख से नीचे तो उसके नहीं लगेगा। तो चलिए फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है 20 लाख से नीचे है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उस केस में तुम्हारा क्या लगेगा, 8 से पहले लगेगा, नहीं लगेगा। देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले दोबारा बता रहा हूँ। सपोज करो अगर एक जिसका टर्नओवर केवल 5 लाख है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब तो अगर मान लो तो कल को उसको एडवोकेट की सर्विसेज लेनी पड़ी तो उसको जीएसटी नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख से कम नीचे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ रही है सर्विस सप्लाई बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू ए बिजनेस एंटिटी। ये कौन होता है, ट्राइब्यूनल, मतलब कोर्ट वोट जो होता है ना, उसको बोलते हैं ट्राइब्यूनल। इसमें किसको सर्विसेज दी है, बिजनेस एंटिटी को दी है, किसको दी है, एनी बिजनेस एंटिटी। उस केस में प्रोवाइडर कौन है, कोर्ट, कोर्ट में रहने वाले बंदे। अगर उसने किसी को बिजनेस एंटिटी को दिया है तो उस पर क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है सर, yes. यस, इसमें कर रहे हैं कि अगर कोई भी एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है या फॉर्म है एडवोकेट की, वो अगर कोई जुडिशियल सर्विस हमें दे रहे हैं जो कि ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर हो रहे हैं, उस केस में हम आरसीएम के लिए लायबल होते हैं, ऊपर वाले केस में। जो फर्स्ट हमारा था। और उसके अलावा कौन से जिसमें लायबल नहीं है? देखो लीगल सर्विसेज अगर आप दोनों एडवोकेट से बोलोगे, सब आजकल एडवोकेट्स अपने रिटर्न्स भी तो फाइल करते हैं, पीएफ कंसल्टेंट भी तो है,
और भी कोई और ऐसा नहीं और है भी कि- other services हाँ, दे ऐसा रहे है कि नहीं केवल लीगल सर्विसेज के ऊपर ही एक्सेस मिलेगा, इसके अलावा अदर सर्विस पे नहीं मिलेगा। ठीक है। एडवोकेट्स में बहुत सारे काम होते हैं ना, लीगल सर्विसेज ओनली लीगल, लीगल होता है कोर्ट केसेस लड़ना और तुम्हारे भी पे लड़ाई झगड़ा करना या उनको सॉर्ट आउट करना, ठीक है। जैसे एडवोकेट्स क्या करते हैं मतलब जो सारी चीजें होती हैं जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको सॉर्ट आउट कराने के लिए जो अपीयर होते हैं। फिर अगर मान लो कि हमारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं ट्राइब्यूनल में प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी, मान लो कि जैसे जीएसटी नोटिस आ गए, जीएसटी नोटिस आ गए तो उसको रिप्रेजेंट करने तो जाओगे, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके जाओगे या एडवोकेट के लेके जाओगे, वो लीगल सर्विस हो गया। अब उस केस में जो बिल आएगा उसको ऐसे पे करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी टर्नओवर 20 लाख से नीचे है तो पे नहीं करोगे, ठीक है। अब आता है तुम्हारा वैसे कोर्ट, अब जैसे जज होते हैं जो कोर्ट में बैठे हैं, वो भी तो सर्विस, जो 5,000 फीस लेते हैं ना, 5,000 कोर्ट में केस डालने की तो कुछ फीस होती है, नॉर्मल फीस होती है, तो उस केस में उन्होंने डाल दिया कि रिसिपेंट पे करेगा, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये किया गया, ध्यान रखो ये उससे अलग है, जो सेक्शन शेड्यूल थर्ड पर आया था उसमें भी था कुछ ट्राइबल सर्विसेज, उससे अलग है। ये जस्ट ये कि जज की सर्विस होता है, कोर्ट तो एक बिजनेस एंटिटी हो गया ना, एक इतनी सी एंटिटी होगी, कोर्ट अपनी सर्विस दे रहा है ना सबको, तो उस अगर वो बिजनेस एंटिटी को दिया जाएगा तो उसके फ्लो हाँ अच्छा इसमें भी 20 लाख नहीं इसमें पूरा पूरा। हाँ 20 लाख वाला केवल वही है ओनली एक मैं एक एडवोकेट वाला। अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ ठीक है, और हाँ। मैं कोर्ट पे जा रहा हूँ, मैं सर्विस ले रहा हूँ और उसके बदले मैंने फीस पे किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बिजनेस तो बिजनेस एंटिटी है ना, सिर्फ बिजनेस तुम तो अकेले हो ना, मैं अकेला इंडिविजुअल हूँ, ठीक ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनर, ये समझते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस समझते हैं क्या होता है, बताइए। सर जैसे हम कोई ब्रांड को प्रमोट करने के लिए स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, जैसे आईपीएल है, तो आईपीएल हो रहा है तो हम उसमें बैनर वगैरह लगा रहे हैं तो हम स्पॉन्सर कोई कोई टीम के लिए स्पॉन्सर। समझ में आ गया, जो आईपीएल की टी-शर्ट्स पे लिखा होता है ना पेप्सी है। और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है बहुत सारे, वो क्या होता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ठीक है। तो इस केस में आपको जो रिसिपेंट होगा वो पे करेगा, ठीक है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है जी। नेक्स्ट चले, सर्विस सप्लाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, सर्विस सप्लाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सप्लाई कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, किसको सप्लाई कर रही है, बिजनेस एंटिटी एंटी बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें भी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया क्या, रेंट वाला इंक्लूडेड है, ये आपका जो क्या बोलते हैं पोस्टल सर्विस एक्सक्लूडेड है, रेलवे से आना जाना एक्सक्लूडेड है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब रेलवे, इंडियन रेलवे एक्सक्लूडेड है। बोलो सर एक्सक्लूड किया इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज लगता है इस पे, रेंट पे अगर तुम कोई गवर्नमेंट की प्रोवाइसेस लेते हो उस पे रेंट चार्ज करती है गवर्नमेंट, जैसे वीडियो वगैरह मान लो गवर्नमेंट ऑफिसर बना देता है सेंट्रल सेक्रेटरी वगैरह, उसमें जो रेंट होती है तो ये सीधा चीज चार्ज लेते हैं। इंडियन रेलवे में फेयर जो होता है, फेयर फर्स्ट एसी सेकंड एसी और कौन सा होता है थर्ड एसी और स्लीपर चेयर का, उसमें तो ऑलरेडी चार्ज करती है ना 500 प्लस जीएसटी, 1000 प्लस जीएसटी, ठीक है। उससे कुछ एग्जेम्पशन है, मैंने पढ़ाया था हम लोगों को सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन की लिस्ट बताई थी जहाँ पे एसी वाले टैक्सेबल होते हैं, स्लीपर क्लास टैक्सेबल नहीं होता है। सर जैसे हमारे फ्लाइट की टिकट वगैरह में जीएसटी लगाते हैं, हम इसे कर रहे हैं सर, वो जो साइट नहीं है बुक माई शो, हाँ सर वो ही है, तो सर तो उसका में तो इनपुट लेना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेंगे हम, देखो दो दो चीजें होती है। अगर आप सबसे पहली बात एक्स वाई जेड ट्रैवलर है और आपको सुमन मैडम, इनको जाना था सुमन मैडम को मुंबई, ये एक्स वाई जेड ट्रैवलर के पास गया, बोले मैं मुंबई की टिकट निकाल दो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू गया और वहां पे मान लो कि हमारा इंडिगो है, इंडिगो से टिकट निकाल के दे दी। अगर इन्होंने सुमन मैडम ने सुमन एसोसिएट्स का जीएसटी डाल दिया टिकट परचेज करते टाइम, तो एक तो इनका ही वाला आईटीसी हो गया 5,000 की टिकट
प्लस 5%, 500 रुपए, सॉरी 250 रुपए, या मान लेते 18%, मुझे याद नहीं है क्या लगता है, 200 रुपए की जीएसटी। एक तो इनपुट ये हो गया। दूसरा इस ट्रैवल ने ये भी चार्ज किया होगा कि मैं 500 रुपए आपका सर्विस फीस भी तो लूंगा, फी भी तो लेगा ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट के अलावा। भाई बोलेगा ना मैंने आपके लिए आपका टिकट किया है, तो अगर इस पे भी जीएसटी चार्ज होता है तो इसके लिए वेट इसके लिए। बट ये दोनों आईटी से आपको 2 में लिखना चाहिए, दोनों के आपके पास इनवॉइसेस होने चाहिए। सर ये सिर्फ बिजनेस ठीक है, पेमेंट तो आपने किया ही है अपने जेब से, बेशक से आपने पेमेंट इसको किया होगा, इसने आगे पेमेंट किया होगा, पर पेमेंट तो आपने अपनी जेब से किया है। ठीक है, तो आपके अगर 16(4) कंप्लाई कर देते हो तो उसके लिए आईटीसी के लिए एलिजिबल। सर जैसे कंपनी का डायरेक्टर है, वो मुंबई, उसकी है ऑफिस दिल्ली में, वो जा रहा है मुंबई से फॉरेन, ठीक है, मुंबई से कहीं पे भी जा रहा है, तो सर जो उसमें जीएसटी पे करेगा वो भी आईटी से बिल कर सकता है, जीएसटी तो पे कर ही रहे हैं। कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सर कहाँ मैंने है? सुनी थी कि जो वो अगर दिल्ली में ही, अगर वो दिल्ली से टिकट करेगा तो ही मिलेगा, बाहर की बाहर का उसको नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, वो सही बोल रहे हो। प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आपने टिकट यहाँ से कराया, ठीक है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई देखा जाता है। और प्लेस ऑफ सप्लाई में देखो, लॉजिक सिंपल से बता दूं कि अगर आपने वो महाराष्ट्र में पे किया है जीएसटी से जीएसटी, तो आप उसका आईटी यहाँ नहीं कर सकते। तो जब उस केस में पॉइंट टू पॉइंट डिफर करता है, अगर आपका जो बंदा है क्या बोलते हैं टिकट कराने वाला अगर यहीं पे है, उसने दिल्ली जीएसटी चार्ज किया है, उसके सब अवेल हो जाएगा। सर हमें कैसे, अगर उसके ऑफिस से पता चलेगा कि कहाँ पे? ये वाला टिकट कहाँ पे दे रहा है इंडिगो वाला, ये देखना पड़ेगा ना। प्लेस ऑफ सप्लाई रूल क्या बोलता है, जहां से उड़ेगी वो हो जाएगा, और एक आपका पकड़ लेंगे दिल्ली, तो दिल्ली और मुंबई इसके सब मिल जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स थी, स्टार्टिंग में बहुत सारे पहले टीवी बोलते थे 2017-18 में, तो मैंने आईटी से दिया ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें पेमेंट काम किया है, सुमन एसोसिएशन ने इनको पेमेंट किया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम थी, बट आई थिंक अब मिल जाता है। केस टू केस देख लेंगे, स्टडी करके देख लेंगे, क्योंकि कई चीजें नई नई चीजें आती है तो दिक्कत होती है। सर हमारे टूवे में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, मिल जाएगा। पेमेंट तो पता हो जाएगा, लेकिन वो बॉम्बे से कहीं और का है और हमारा अब तक ऑफिस गूगल में तो ये दिल्ली नहीं में। लिखा होता है पीछे साइड में कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, उसका रीजन दिया होगा पक्का। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के चक्कर में मना कर रहा है तो सही है, नहीं लग सकते। अब अगर सर अगर एक पर्सनल कैपेसिटी में जाते हैं तो उसमें तो एलिजिबल नहीं होंगे। पर्सनल कैपेसिटी मतलब वो अपने पर्सनल काम से जा रहे हैं, पर्सनल आप बिजनेस में दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। तो नहीं लिया बेटा।